राज्य सरकार का सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी चलेगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक समारोह में करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्क ने तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। दक्क ने कहा कि अभियान सहकारी क्षेत्र को मजबूत कर दायरा बढ़ाने और लोगों को योजनाओं से जोड़ने के मकसद से महत्वपूर्ण है। खासतौर पर युवाओं व महिलाओं को समितियों से जोड़ने पर जोर होगा। अभियान में पैक्सविन पंचायतों में नवीन पैक्स गठन के प्रस्ताव, सदस्यता राशि संग्रह, नए सहकारी कानून की जानकारी, भूमिहीन पैक्स में गोदाम भूमि आवंटन और पीएम किसान सम्मान निधि के लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग शामिल हैं। इस शुभारंभ में मुख्यमंत्री 2 पैक्स को पंजीयन प्रमाण पत्र, 2 भूमिहीन पैक्स को भूमि आवंटन और सदस्यता आवेदन लिंक का विमोचन करेंगे। राज्य स्तर से जिलों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों कर्मचारियों से मनोयोग से काम करने और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया था। 17 सितंबर को जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क में सफाई की गई थी और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया था। दरअसल सेवा पखवाड़े के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए कार्यक्रम हुए थे। वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। 20 सितंबर को निश्चय पोषण किट वितरण, 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण, 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत, 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण, 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम, 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम, 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी हुई। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान और 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित की गई। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए गए हैं। वहीं 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े का समापन स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से एक ही दिन में 2 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है, जो कि देश में दुर्लभ है। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नृपेश सदासुकी ने बताया कि इस तकनीक में छोटा चीरा, कम रक्तस्राव और दर्द, तेज रिकवरी और कम संक्रमण जोखिम होता है। रोबोटिक आर्म्स 360 डिग्री घूमकर नाजुक रक्तवाहिनियों को जोड़ते हैं, जिससे मरीज 6 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये तकनीक खासकर युवा महिलाओं, मोटापे से ग्रस्त, डायबिटिक या पूर्व सर्जरी वाले मरीजों के लिए उपयोगी है। हाल ही में 51 वर्षीय महेंद्र को उनकी पत्नी सुनीता की किडनी रोबोटिक तकनीक से प्रत्यारोपित की गई। वहीं 2 माह से डायलिसिस पर चल रहे नरेंद्र को उनकी माता की किडनी लगाई गई है। दोनों मरीज स्वस्थ हैं और जल्द डिस्चार्ज होंगे। नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूरज गोदारा ने कहा कि देश में हर साल 3 लाख मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन केवल 15,000 ही करा पाते हैं, जिनमें 10 से 12% युवा हैं। रोबोटिक सर्जरी उनके लिए वरदान है। अस्पताल में कैडेवर, लिविंग डोनर, स्वैप और एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट भी संभव है। सर्जरी में डॉक्टर नृपेश सदासुकी, डॉक्टर सूरज गोदारा, डॉक्टर HL गुप्ता, डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर ओम यादव, डॉक्टर विपिन गोयल, डॉक्टर BB बच, डॉक्टर प्रवीण शेखराज का, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर साक्षी ने अहम भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी अस्पताल में हमने 2 रोबोट सर्जरी द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट किए, जो कि पूरे देश में 8 से 10 सेंटर में ही पॉसिबल है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज बहुत ज़्यादा हैं देश में और ट्रांसप्लांट होने की संख्या बहुत लिमिटेड है। उसमें भी रोबोटिक सर्जरी द्वारा ट्रांसप्लांट, जो कि उन मरीजों के लिए बहुत ही अत्यधिक फायदेमंद है जिनमें डायबिटीज़ है या जो बहुत ही मोटापे से ग्रसित हैं, या फिर यंग पेशेंट जिनको कॉस्मेटिकली इंसिजन बहुत ही छोटा चाहिए,
उनमें रोबोटिक सर्जरी द्वारा ट्रांसप्लांट बहुत ही फायदा। जैसा आप सभी को पता है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम काफ़ी समय से चल रहा है। देश के गिने चुने सेंटरों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और किडनी रोगियों की जो लंबे टाइम से जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पे हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट करके नया जीवन प्रदान करते हुए 2500 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट होता है, एबीओ इनकम्पेटिबल जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता उसका भी ट्रांसप्लांट होता है, और साथ में स्वेप टेक्निक जिसका ब्लड ग्रुप आपस में मैच नहीं करता है वह स्वेप करके किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इन सुविधाओं को हमने राजस्थान में डेवलप करते हुए अब एक नया टेक्नोलॉजी एड ऑन किया है जिसको रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। काफ़ी समय से मरीजों की जो ये चाहत थी, जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जो डायबिटीज़ हैं, जो मोटापे से ग्रसित हैं, जो यंग पॉपुलेशन है स्पेशली फीमेल जो कॉस्मेटिक का बड़ा ध्यान रखती है, उनको लेटर ऑन प्रेगनेंसी भी होती है, तो वो चाहते हैं कि हमारा मिनिमम स्कारिंग हो, ज़्यादा निशान नहीं रहे पेट के ऊपर सर्जरी की वजह से। तो इसमें रोबोटिक जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिनों दिन खान पान से, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने से किडनी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और लगभग पूरे भारतवर्ष में हर साल 2 से 3 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, लेकिन हम सिर्फ 10 से 15 हज़ार ही कर पा रहे हैं। जैसा आप अब कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, नगरपालिका का फिर से अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। अम्बेडकर सर्किल से अतिक्रमण को हटाया गया। पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। सालों से स्थापित प्याऊ और पुरानी चुंगी नाके को भी हटाया गया। अम्बेडकर सर्किल को बेहतर और सुगम बनाया जा सके इसके लिए कोशिश है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाइयां की गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और हमारे लोकप्रिय विधायक और मंत्री मदन जी दिलावर साहब के निर्देशन में हमने लगातार पहले स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे नगर को स्वस्थ करने का प्रयास किया, पूरी कोशिश की। समस्याएं अंत ही रहे लेकिन हमने पूरा प्रयास किया नगर स्वस्थ और सुंदर बने। और पहली बार रामगंज मंडी में 50 साल में 2 बार सफाई हो रही है। 2 बारी में कभी किसी ने सफाई नहीं देखी होगी यहाँ। उसके बाद हमने रेलवे स्टेशन चौराहा, आप देख रहे हैं यहाँ से खड़ा होकर रेलवे स्टेशन चौराहा कैसा दिखता है, कभी देखा आप लोगों ने? ऐसा शानदार रेलवे स्टेशन का चौराहा हमने जो किया। डूंगरपुर जिले में इन दिनों नवरात्रि का एक खास और भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पर पश्चिम बंगाल की पारंपरिक तर्ज पर पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस बार जिला मुख्यालय में 9 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि अपनी भव्यता से सबका ध्यान खींच रही है। जहां पर आज कमल के दल से पूजा की गई, वहीं कल विजयादशमी पर सिंदूरदान पूजा होगी। इसके बाद 2 दिन 2 नदी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। दुर्गा पूजा बंगाली समाज की तरफ से हो रहा है और ये 5 दिन का कार्यक्रम है। आज हमारा नवमी है और इसमें कन्या पूजा भी होगा और सिंधु पूजा भी होता है और जो कि कमल के फूल से किया जाता है। दूसरा काल दशमी है, विजय दशमी। उसके बाद परसों हमारा जो है विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा। इसमें करीबन 150 से 200 महिला और सारे पुरुषों मिलके जुलूस निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोनिया गांधी की मंडली और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की कायराना हरकत पर भारत की सेना ने एक बार नहीं अनेक बार घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भोपाल में मदरसे में हिंदू बच्चों के पढ़ाने के मामले को लेकर संस्कृति बचाओ मंच व हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ाने को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा जिहाद है जो बंद होना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मांग की कि मदरसों की जांच की जाए व दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई हो। हिंदू
समिति संस्कृति बचाओ मंच तो पहले से इस पर विरोध जताता रहा है। मदरसों में के बच्चों को काय की तालीम देंगे आप, वहां पर आप उनको ये कहेंगे कि हिंदू काफिर होते, आप उनको हिंदू ये कहेंगे कि क्या कहते हैं हिंदू टीपू सुल्तान और बाबर अकबर ये महान थे, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जो है उनकी कथा तो आप सुनाने वाले नहीं है, या उनका तो आप महिमा मंडन पढ़ाने नहीं वाले। आप वहां पर ये सिखाएंगे कि वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं कहना है, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा। और अगर इस प्रकार की तालीम देने के लिए मदरसों में हमारे हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो मैं जो है सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इन पे कार्रवाई करके राष्ट्रपति की कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे देशद्रोह के मामले दर्ज होने चाहिए और मदरसों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, अब शिक्षा जिहाद, सारे जिहाद करने का काम मत सिखाइए। अगर हिंदुस्तान में रहना है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हो तो ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजेगी। अयोध्या में आकाशीय बिजली ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। जंगल में भैंस चराने गए 40 साल के चरवाहे की बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान रूप सिंह यादव, जो कि कृष्णा कल्याणपुर का रहने वाला है, उसके तौर पर की गई है। परिजनों ने बताया कि रूप सिंह रोज की तरह भैंस चराने के लिए जंगल गए थे। शाम के वक्त अचानक से तेज गरज और बिजली चमकने लगी। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान उसी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई और रूप सिंह उसकी चपेट में आ गए। यह हादसा इतना भीषण था कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना का पता तब चला जब देर रात उनकी सभी भैंसें घर लौट आई, लेकिन रूप सिंह नहीं लौटे। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। गाय गिरी है तो पेड़ के पास भी खड़ी रही तो खत्म हो गया। भैंसें चराती थी तो फिर भी घर नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढ भी गए तो हमारे बच्चा कहाँ भी मिल गए। बड़े बगीचा का हाउस जंगल में तो देखा फिर हम गए तो पेड़ फटा था, पेड़ के नीचे भी डरी थी। पेड़ भी काट दिया पूरा गिरा नहीं है पेड़, फटा भर है पेड़, बीच से फट गया। उसके बकला कला डरी है पेड़ के पास। फिर पुलिस को जानकारी? हाँ, फिर पुलिस को जानकारी दी, फिर पुलिस पहुंची, 100 नंबर पहुंची, फिर और पुलिस पहुंची। अभी तो हमें जानकारी कोई दुर्घटना? हाँ, और कोई नहीं भाई। विकलांग थी ये कुछ? हाँ, एक हाथ में थोड़ी विकलांग थी, बाकी दिमाग सही था, सब सही था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को बस्तर के दौरे पर रहेंगे और मुरिया दरबार में हिस्सा लेंगे। दरअसल बस्तर के जनजातीय समुदाय के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया था। इस मौके पर अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वो बस्तर की आदिवासी परंपराओं और पूजा पाठ से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जगदलपुर में आयोजित एक स्वदेशी मेला कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। दंतेश्वरी मावली माता कृपा से विश्व प्रसिद्ध दशहरा मना रहे हैं और अध्यक्ष के नाते मेरा भी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दशहरा में हम जो हमारी गौरवशाली परंपरा को हम निर्वहन करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष का जो दशहरा विशेष होगा, जो हमारे मुरिया दरबार में हमारे प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित रहे। खबर मुंगेली से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेता की टिप्पणी का विरोध तेज हो गया है। आक्रोशित कांग्रेस नेता एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। भाजपा के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने दरअसल टिप्पणी की थी। विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सार्वजनिक रूप से दी है। इस सब से हम सब की भावनाएं आहत हुई है और इन सब चीजों को लेकर हमने पुलिस प्रशासन के सामने एफआईआर करने की मांग की, हमारा आवेदन दिया। लेकिन पुलिस चूंकि साफ दिखता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने में उनका टूल लगातार बनती जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी के ऊपर झूठी एफआईआर करने भी आता है तो उसको झटपट एफआईआर हो जाती है। और अभी ये हमको कानून गिना रहे हैं, यहाँ पर जो सीएसपी साहब हैं बता रहे हैं कि 14 दिन इनके पास अधिकार होता है कि 14 दिन तक ये एफआईआर करने के लिए विवेचना के लिए समय ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी एफआईआर को अभी तक स्वीकार नहीं किया। हमने स्पष्ट साफ निर्देश
अधिकारियों को दिए हैं कि इस पे जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई अगर ये नहीं करेंगे तो कांग्रेस जन शांत नहीं बैठेंगे। इसको भरतपुर में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश एवं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन विभाग भरतपुर ने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया। कलेक्टर कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बुद्ध की हाट निवासी 101 वर्षीय शतायु मतदाता गुम्बन सिंह को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि जिन शतायु मतदाताओं ने पूर्व में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग किया है, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। भरतपुर जिले में कुल 202 शतायु मतदाता पंजीकृत हैं। दौसा के बांदीकुई से खबर है, शिविर कैंप से अफसरों का गायब होने का सिलसिला जारी है। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सुरेंद्र कश्यप कैंप से नदारद नजर आए। ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का मामला है। बांदीकुई एसडीएम पूर्व जो हैं वो भी कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। पूर्व में ही लोगों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आखिर कैसे मिलेगा जब अधिकारी गायब मिलेंगे। ऑफिस का चतुर्श्रेणी कार्मिक पदभार ग्रहण करने के लिए ऑफिस के बाहर भी इस दौरान बैठा रहा। नवरात्र स्थापना के समय स्थापित की गई माता की प्रतिमाओं का आज धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया है। विसर्जन से पूर्व माता की प्रतिमाओं की गांव-गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष माता के जयकारे लगाते चल रहे थे। विधि विधान के साथ पूजन कर माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। मुख्य चौराहों पर प्रतिमा की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। सांगौद और कनवास तहसील के कई गांव कस्बों में माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। परवर नदी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बपावर और 12 सदर पुलिस मुस्तैद नजर आई। दरअसल दशहरा पर्व के मौके पर 2 अक्टूबर को सांगौद और मोईकला में रावण दहन किया जाएगा। रावण दहन से पूर्व राम बारात निकाली जाएगी। टोंक शहर में संचालित अवैध कैफे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। डिपो इलाके में छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। एसडीएम, कमिश्नर समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। छापामार कार्रवाई में पुलिस बल भी तैनात रहा। शहर में 7 कैफे सीज किए गए हैं। फायर एनओसी न होने, फूड लाइसेंस न होने पर यह कार्रवाइयां की गई हैं। धौलपुर शहर से सटे ग्राम पुरानी छावनी में आज देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हिनौदा एनीकट के पास बने तालाब में 2 मासूम बच्चियां डूब गईं, जिनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय तनु और 16 वर्षीय खुशी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवतियां प्रतिमा विसर्जन करने गई थी। इस दौरान वो गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर दोनों को बाहर निकाला। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। भतीजियाँ थी, दोनों भतीजी माता सराहने के लिए गई थी तालाब में। कौन सा तालाब था? ये काजरभाई के नरेगा तालाब बोलते हैं इसको, वन विभाग ने बनाया था। उसमें दोनों माता सराह रही थी, दोनों ही फिसल के। अब खबर झुंझुनू से है। यहां पर फ्री में समोसा नहीं देना एक मां बेटे को भारी पड़ गया। दरअसल कुछ युवकों ने मां बेटे की बेरहमी से पिटाई यहां पर कर दी। चूरू बाईपास इलाके में यह घटना हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। मां बेटे दोनों घायल हुए हैं। जो श्रवण नाम का शख्स है उसके हाथ टूट गए, यानी कि हाथ में फ्रैक्चर है, और उसकी मां के सिर पर चोट आई है। पीड़ित ने कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। आप ये तस्वीरें देखिए, बहुत विचलित करने वाली है। जब फ्री में समोसा नहीं दिया तो कुछ लोगों ने, कुछ जो ये असामाजिक तत्व थे जो फ्री में समोसा चाहते थे, उन्होंने ताबड़तोड़ मारपीट करना शुरू कर दिया, हमला शुरू कर दिया।